नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हलचल और साथ ही दिन की दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हम उसका विश्लेषण भी करते हैं और उस पर हमारा विशेष फोकस भी रहता है। आज की जो पहली खबर होगी उसमें हम बात करेंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो है वो किस तरह से बदलेगा, क्या युद्ध रुकेंगे और अगर युद्ध रुकेंगे तो वो कैसे रुकेंगे। और दूसरी जो खबर जिस पर हम विश्लेषण करेंगे, हमारा विशेष फोकस होगा, वो बांग्लादेश को लेकर के है। एक तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर वहाँ से चली गई, उसके बाद अब जब उन्होंने उनकी पार्टी की ओर से या उनकी ओर से ट्रंप को बधाई दी गई है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो क्या वो अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में जो हिंदू विरोधी हैं उनमें हड़कंप भी मचा हुआ है। इन दो खबरों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद मंत्रिमंडल चयन पर मंथन शुरू। डोनाल्ड ट्रंप को विश्व भर से मिल रहे हैं शुभकामना। यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे मुद्दों पर ट्रंप की आगामी नीतियों पर नजर। अमेरिका में ट्रंप को चुने जाने के बाद हंगरी में यूरोपीय नेताओं की बड़ी बैठक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से ट्रेड वॉर से बचने और यूक्रेन की सहायता जारी रखने का किया आग्रह। बैठक में प्रवासन और आर्थिक सुरक्षा पर भी चर्चा। भारतीय समुदाय से जुड़े सोशल मीडिया पेज ब्लॉक करने पर कनाडा पर बरसा भारत। विदेश मंत्रालय ने बताया ट्रूडो सरकार का पाखंड। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर जताई चिंता। अंतरिम सरकार से एक्शन की मांग। विवादित चुनाव नतीजों के खिलाफ मोजाम्बिक में भीषण हिंसा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में अब तक कई की मौत। 50 साल से सत्ताधारी पार्टी फ्रेलिमो के डेनियल चापो की जीत का विरोध। विपक्ष का धांधली का आरोप। और आइए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब क्या कुछ होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के बाद चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ताकतवर होकर उभरे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ अब सीनेट में भी उनकी पार्टी का बहुमत हो गया है। ऐसे में सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि जनवरी में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका को लेकर क्या नीतियां रहती हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा जैसे क्षेत्रों पर ट्रंप प्रशासन का काफी प्रभाव होगा। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का प्रदर्शन धमाकेदार रहा है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप की जीत तो चर्चा का विषय है ही, सीनेट में पार्टी के बहुमत प्राप्त कर लेने को भी भविष्य की अमेरिकी राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन का पहले भी बहुमत था और अब तक की तस्वीर को देखते हुए सदन में फिर उसी का दबदबा रहने की उम्मीद है। उधर विश्लेषकों का कहना है कि 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा ट्रंप का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को नई दिशा दे सकता है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा जैसे क्षेत्रों पर इसका काफी प्रभाव हो सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का दावा है कि वो लड़ाई को तुरंत बंद करा देंगे। वैसे ट्रंप ने इसको लेकर अपनी कोई रणनीति सार्वजनिक नहीं की। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि ट्रंप यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता के बदले रूस के साथ शांति वार्ता जैसी कोई शर्त शामिल कर सकते हैं। बाइडेन प्रशासन में यूक्रेन को मिलने वाली बेहिसाब वित्तीय सहायता के ट्रंप लगातार आलोचक रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट को लेकर भी ट्रंप की राय स्पष्ट है। वो इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि संघर्ष को रोककर शांति बहाली होनी चाहिए।
पश्चिम एशिया को लेकर ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अब्राहम समझौते के रूप में बड़ी पहल हुई थी। इस समझौते के तहत अरब मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। वैश्विक व्यापार में चीनी प्रभाव को कम करना ट्रंप की नीतियों का प्रमुख हिस्सा रह सकता है। ट्रंप विदेशी वस्तुओं के आयात पर अतिरिक्त कर लगाने जैसे उपायों की वकालत करते रहे हैं। उनका जोर वैश्विक बाजार में अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उत्पादों के विस्तार पर रह सकता है। घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की ट्रंप की इस नीति के पीछे दो प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, नौकरी के अवसरों में इजाफा और दूसरा, टैक्स राजस्व को बढ़ाना। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप चीनी उत्पादों पर अतिरिक्त कर लगा चुके हैं। इस कार्यकाल में भी चीनी उत्पादों को लेकर उनकी नीतियां काफी सख्त रह सकती हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, अगर हम बात करें कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया में जिस तरह का संकट बना हुआ है, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, इजराइल ईरान के बीच में, लेकिन इस सब के बीच व्लादिमीर पुतिन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश अभी तक नहीं गया है। क्या कहेंगे आप, युद्ध रोक पाएंगे वो? यहाँ तक युद्ध रोकने की बात है तो आप उनके यदि पहले कार्यकाल में जरा नजर डालें तो उनकी जितनी कैंपेन थी वो मेक्सिको के साथ दीवार बनाने को लेकर थी, और मेक्सिको वो सारा खर्चा भी उठाएगा ये भी था उसमें। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया से उन्होंने कहा कि मैं मिलकर ख़त्म कर दूंगा, इस सारे समस्या को ख़त्म कर देंगे और निशस्त्रीकरण वगैरह हो जाएगा वहाँ। तो चुनावों में और कभी कभी चुनावों के बाद भी, खासकर जो उनका व्यक्तित्व है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, वो पहले से ही जग जाहिर है कि वो इस तरह की बहुत से बातें करते हैं जो कोशिश करते हैं पर वो पूरी तरह से उसको कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। तो जैसा आपके कार्यक्रम में पहले से कहा गया कि यूरोप के देश भी बहुत बड़े समर्थक हैं और बहुत बड़े अपने आपस में ताकतवर देश भी हैं, और वो लगातार उनमें ये एक मंशा रहती है कि अपने आप को अमेरिका से थोड़ा सा अलग करके अपनी सुरक्षा व्यवस्था को यूरोप के देश खुद कैसे बना सकते हैं। तो एक ये फिर से नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें वो यूरोपीय देश फिर से सोचेंगे कि वो क्या पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहना चाहते हैं। और पहले कार्यकाल में जैसे देखा गया था, वो लगातार तनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा जो यूरोपीय देशों के नेताओं से, और बार बार उन्होंने कहा कि जो पूरी सुरक्षा का खर्चा अमेरिका उठाता है उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए यूरोप। नेटो को लेकर के, नेटो से हटने तक की बात आ गई थी। तो यूरोप के देश जरूर है कि वो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सहायता बंद ना हो। हालांकि मान सकते हैं कि जैसा उन्होंने बार बार कहा कि अमेरिका से जो सहायता है वो खत्म हो सकती है। आपको याद होगा कि पहले भी रिपब्लिकन पार्टी डोमिनेटेड जो लोअर हाउस है, उन्होंने बहुत मुश्किल किया था कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी जब चाह रहे थे कि वित्तीय सहायता दी जाए, तब भी वो बहुत मुश्किल खड़ी हुई थी और वो नहीं दे पा रहे थे। तो रिपब्लिकन्स का रवैया उस मुद्दे पर ऐसा है कि वो उतना नहीं चाहते कि लगातार युद्ध के तरीके से समस्या को सुलझाया जाए। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन का अभी तक कोई इस तरह का संकेत नहीं आया है कि वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें समय भी है। अब धीरे धीरे 6 जनवरी तक और उसके बाद 20 जनवरी तक डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट की तरह ठीक से है। वो अभी हमको पश्चिम एशिया के बारे में भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि यूक्रेन को जो अमेरिका समर्थन दे रहा है, चाहे वो सैन्य मदद हो या उसके अलावा धन की मदद हो, उसको लेकर के भी ट्रंप नहीं चाहते कि इस तरह की मदद यूक्रेन को दी जाए। तो और नेटो को लेकर के भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नेटो में वो ये नेटो से बाहर निकलने तक की बात पिछले उनके शासन के दौरान में आई थी। ऐसे में क्या वो कंडीशंस हो सकती हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता हो सके? उसके लिए जो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आएगा, वो क्या कुछ कर सकता है? यदि आप पिछले 7 या 8 दशकों के युद्ध देखें दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो ज्यादातर युद्ध जो है वो थकान से खत्म होते हैं या हैसियत खत्म हो जाने से खत्म होते हैं, और ऐसा बार बार देखा गया है।
और शायद इसी तरह से जब दोनों सेनाएं अब पहले से ही थकती हुई नजर आ रही हैं, उनके समर्थन भी थकते हुए नजर आ रहे हैं। पोलैंड जो बहुत खास दोस्त था यूक्रेन का, वो भी पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, वो सीमा पर खड़ा है, उनको अपना आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। अमेरिका में इस तरह की चिंता सामने आती रही है। जो बाइडेन के समय में भी मैंने जैसे कहा, रिपब्लिकन पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी इस बात को लेकर। तो जब दोनों देशों को लगेगा कि अभी इसका नुकसान ज्यादा और फायदा कम है और एक दूसरे को आगे पीछे हटा नहीं पा रहे, वो वहीं पर खड़े हैं जहां खड़े हैं और नुकसान होता जा रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे किसी तरह का फेस सेविंग अरेंजमेंट तैयार करना होगा। और उसके चलते मुझे लगता है कि अमेरिका चाहे उनको सैन्य सहायता देने से हाथ पीछे हटा भी ले, पर युद्ध में किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह से शांति बहाल होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व बना रहेगा अमेरिका का। उसमें खासकर आप देखें कि जो युद्ध समाप्त होने के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मेदारी है, जो उस वक्त अवसर मिलता है बहुत से देशों को जाकर वहां निवेश करने का, अपनी गुडविल बनाने का, तो अमेरिका पूरी तरह से हाथ अपना पीछे नहीं हटाएगा मुझे लगता है यूक्रेन युद्ध से। पर हाँ, जितनी जोर से जो बाइडेन सहायता कर रहे थे, मुझे लगता है उतनी जोर से सहायता नहीं होगी अब अमेरिका की तरफ से, तो नहीं होगी। हाँ, यूरोपीय देशों की तरफ से कुछ हद तक सहायता लगातार बनी रहेगी। हो सकता है उनका जो उसमें हिस्सा है वो उसमें थोड़ी बढ़त भी आ सकती है कुछ समय के लिए। पर ये युद्ध का समाप्त होना मुझे लगता है कि वही होगा जैसे सभी युद्धों में होता है। दोनों तरफ से जब लगता है कि हताश हो गए, थक गए, कुछ आगे कुछ बन नहीं रही बात, तो फिर वो अपना फेस सेविंग का तरीका ढूंढते हैं कि दोनों अपने तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, जो अगला प्रशासन वहां पर आएगा, वो एक बातचीत की टेबल वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में तैयार करवा सकता है। अगर हम पश्चिम एशिया की ओर चलें तो पश्चिम एशिया को लेकर के आपको क्या कुछ लगता है? क्योंकि पश्चिम एशिया के हालात भी काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। पहले इजराइल और हमास के बीच में सिर्फ ये संघर्ष था, अब इजराइल, लेबनान, हिजबुल्लाह, यहाँ तक कि इजराइल और ईरान के बीच में टकराव शुरू हो गया है। तो वहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी से शुरू होगा, उसकी क्या कुछ भूमिका वहाँ को लेकर हो सकती है? आप देखें, पिछले कार्यकाल में भी जब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने एक ईरान न्यूक्लियर डील से हटा लिया था अमेरिका को उसमें से। ईरान जो अकेला एक तरह से अलग देश है, बाकी ज्यादातर देश अमेरिका के साथ है वहाँ, उसके साथ तनाव इजराइल की वजह से बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल का समर्थन भी आप देखें पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपनी एम्बेसी शिफ्ट करने की बात की थी जेरूसलम के लिए, और जो उनका साथ है इजराइल के साथ, वो मुझे लगता है कि बार बार उन्होंने कहा भी कि वो इजराइल को मानते हैं, अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। तो वो युद्ध भी मुझे लगता है कि किसी तरह से हताश होने पर, थकावट होने पर खत्म होने वाला है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस तो आप देखें कि अब सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे उनके। हमस जो है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है इजराइल के सामने, अब वो हिजबुल्लाह के पीछे पड़े हुए हैं। तो हिजबुल्लाह के साथ पहले भी युद्ध हो चुके हैं कई बार इस तरह से, फिर शांति प्रस्ताव सामने आता है, फिर बातचीत होती है, फिर बात खत्म हो जाती है। तो उम्मीद ये करते हैं कि जनवरी तक इनका शपथ ग्रहण करने से पहले ही यदि कुछ समस्या में कोई बदलाव आता है और वहां आपस में बातचीत हो जाती है, और इसी को सामने रखते हुए जैसे यूरोप के देश अब कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अरब के देश में भी, उसमें लगता है सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है, कोशिश कर सकता है कि किस तरह से ये तालमेल बनकर शांति वहां बहाल हो जाए, बजाय कि बात बढ़े और पूरे क्षेत्र में उसका संकट खड़ा हो जाए। तो मोटे तौर पे एक एकेडमिक की तरह से मुझे लगता है कि यदि आप सारे युद्धों को देखें तो ज्यादातर युद्ध वो हताश और थकावट के बाद ही खत्म होते हैं, और उसके बाद दोनों देश अपने अपने यहाँ जाकर कहते हैं हम दोनों जीत गए। ठीक तो है, लेकिन इस सब के बीच में जो अमेरिका का नया प्रशासन होगा डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, क्योंकि जिस तरह की कैंपेन चली है और जिस तरह के बयान उनकी ओर से आए हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक ये दबाव रहेगा कि शांति को किस तरह से, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें या पश्चिम एशिया की हम बात करें, वहाँ पर किस तरह से शांति बहाली की जाए, उसके लिए एक रोड मैप बनाने का दबाव उनके ऊपर ज़रूर रहेगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक सवाल यहाँ पे और महत्वपूर्ण हो जाता है चीन को लेकर के। उनके पिछले शासनकाल के दौरान हमने देखा था कि ट्रेड वॉर चली थी, अभी क्या कुछ लगता है आपको?
हाँ, चीन की चिंता उनको ज़रूर रहेगी, पहले से भी रहेगी। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक के बाद एक कई दस्तावेज जारी किए थे अपने पहले कार्यकाल में। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उसके बाद इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, उसके बाद इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क। मोटे तौर पे उन्होंने जो अलग कहा बाकी राष्ट्रपतियों से वो ये था कि चीन केवल हमारी सामरिक चुनौती नहीं है, उसके अलावा चीन न केवल मंशा रखता है बल्कि हैसियत भी रखता है कि हिंद प्रशांत सागर से हमें हटा दे हमारे नेतृत्व को। ये बात उन्होंने कही थी। इसीलिए उन्होंने वो इंडो पैसिफिक नेवल कमांड शुरू किया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की सोच सामने लाए। और उस वक्त के भाषण में आप देखें कि बहुत तीखापन होता था। वहाँ के जो उनके विदेश मंत्री माइक पॉम्पेओ थे, वो हमेशा चीन की पार्टी और लोगों को अलग करके बात करते थे कि मैं चीन के लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, पार्टी को नहीं संबोधित कर रहा हूँ। तो वो तीखापन मुझे लगता है कि लौटकर वापस आ सकता है। और उसमें चाहे वो ट्रेड को लेकर समस्या हो या कोई जियोपॉलिटिक्स के दूसरे जो पहलू हैं उनको लेकर तनाव बने, पर उस तनाव का मुझे लगता है कि हो सकता है भारत को कुछ फायदा हो, भारत से रुझान और अच्छा हो जाए। पर भारत अपनी जो रिश्ते हैं वो अमेरिका और चीन से अलग रखता है। आपको याद होगा पहले कार्यकाल में उन्होंने भारत और चीन में मध्यस्थता करने की भी बात की, तो भारत ने कहा कि हम अपनी चीन की चुनौती को खुद देख लेंगे, खुद संभाल सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो चीन से तनाव होना जाहिर है कि संभव है। सारा मीडिया चीन का शायद ये कह रहा था कि यदि ट्रंप आते हैं तो उसके कुछ चीन को फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। उनको लगता है फायदा ये हो सकता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ, नेटो के साथ, अपने जो एलाइज हैं उनके साथ यदि उनका तनाव बढ़ जाता है तो चीन को मौका मिलेगा उन्हीं देशों से दोस्ती बनाने का। अभी जैसे टर्की ही मान लें कि वो ब्रिक्स नेशन में जाना चाह रहा है, आसियान के कुछ देश ब्रिक्स में जाना चाह रहे हैं, जो रशिया, चाइना, इंडिया वहां हैं। तो वो उस तरह से देखते हैं कि कुछ फायदे भी चीन को हो सकते हैं और कुछ जाहिर है कि तनाव भी हो सकता है। ठीक है, एक हमको छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार एक महत्वपूर्ण खबर बांग्लादेश को लेकर के हम अपने दर्शकों को बताएंगे। साथ ही साथ ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में हड़कंप क्यों मचा हुआ है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना क्या अब भी हैं, एक बड़ा सवाल ये यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्यों खड़ा हुआ है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक पत्र से खलबली मचा दी है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए ट्रंप को लिखे गए इस बधाई संदेश में शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बताया गया है। वहीं ट्रंप के चुने जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोधियों में खलबली मची हुई है। दरअसल ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा करते हुए तीखी टिप्पणी की थी और इस सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रुक नहीं रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप को मिले बधाई संदेशों में एक पत्र चर्चा का विषय बन गया है। ये खत है अगस्त में बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना का। दरअसल इस पत्र को लेकर हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें शेख हसीना को प्रधानमंत्री बताया गया है। इस विज्ञप्ति के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या हसीना अभी भी प्रधानमंत्री हैं? गौरतलब है कि बीते दिनों बांग्लादेशी राष्ट्रपति ने हसीना का त्यागपत्र मौजूद न होने की बात कही थी। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद युवा प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया था। अब अवामी लीग की विज्ञप्ति के बाद पूछा जा रहा है कि क्या हसीना की पार्टी उन्हें अभी भी देश का नेता मानती है। गौरतलब है कि हसीना के देश छोड़ने के बाद अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार गठित हुई थी। रोचक तथ्य यह है कि अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर यूनुस को दिलाई गई शपथ प्रधानमंत्री पद की नहीं थी, बल्कि उन्हें मुख्य सलाहकार बनाया गया था।
उधर अमेरिका में ट्रंप के चुने जाने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। ध्यान रहे कि ट्रंप ने चुनाव के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका सहित विश्व भर में हिंदुओं को नजरअंदाज किया है। चुनाव में बड़ी जीत के बाद उम्मीद जगी है कि आगामी जनवरी से शुरू होने वाले ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इसको लेकर सख्त नीति अपना सकता है। अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव डाल सकता है कि वहां हिंदुओं के उत्पीड़न और दमन का सिलसिला रोका जाए। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो न केवल हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे रही है, बल्कि न्याय के लिए उठने वाली आवाजों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त पे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, अब ये जो एक नया सवाल खड़ा हो गया है, जो शेख हसीना की पार्टी की ओर से जो पत्र लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें शेख हसीना को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बताया गया है और उसके बाद बांग्लादेश में भी काफ़ी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। और इसमें ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने साफ कहा था कि उनके पास जो शेख हसीना उस वक्त पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनका कोई त्यागपत्र मौजूद नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? देखें, सीमित तकनीकी या कानूनी नज़रिए से आप देखें यदि, तो वो बात सही है कि जो अभी मोहम्मद यूनुस का पद है वो प्रधानमंत्री का पद नहीं है, वो चीफ एडवाइजर का पद है उनका। वहाँ शेख हसीना की सरकार औपचारिक रूप से रद्द नहीं की गई थी, सस्पेंड नहीं की थी, जब उसको खत्म नहीं किया गया था। और शेख हसीना का इस तरह का कोई। प्रोफेसर सिंह, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। ये जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल पिछले 24 घंटे के अंदर के ये दृश्य हैं। ये बांग्लादेश के दृश्य हैं, वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की जो पुलिस है, बांग्लादेश की जो सेना है, वो वहाँ पर आकर हिंदुओं पर हमले कर रही है। ये दृश्य हम लगातार अपने इस बातचीत जब हम प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से कर रहे हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी सर, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सीमित नज़रिए से इस बात को सही ठहराया जा सकता है, पर हालात इस तरह के हैं कि इस तरह का सीमित जो तरीका है उसको नहीं देखना चाहिए, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जिस तरह से वो ऐतिहासिक उथल पुथल हुई और ऐसे संकट में भारत ने शेख हसीना को मेहमान बनने दिया, भारत में आने दिया उस वक्त, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अंकुश लगाया जाना चाहिए था इस बात पर, क्योंकि भारत जब वापस अपने रिश्ते बांग्लादेश के साथ बहाल कर रहा है, उसके पीछे सैद्धांतिक तौर पर समझ ये है कि शेख हसीना भारत में रह सकती हैं, क्योंकि भारत उनकी सुरक्षा रक्षा की चिंता करता है, पर वो कोई ऐसा बात कहे ना, कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी तरह का राजनीतिक या आर्थिक संकट बांग्लादेश में आ सके। तो अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा या किया, और अभी ये पत्र से मुझे लगता है कि फिर से वो बात सामने आती है कि उनको किस तरह की अपने अंकुश अपने ऊपर लगाने चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से भारत को ठीक है, लेकिन इस सब के बीच जो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह के दृश्य वहाँ से आ रहे हैं, या पिछले दिनों जो वहाँ पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुए थे, उसके बाद वहाँ की अंतरिम सरकार और उनके मुखिया की ओर से कहा गया था कि वो रोक लगाएंगे इस पर। उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वहाँ कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा नसरीन की ओर से ये ट्वीट किए गए हैं, और चटगांव के ये दृश्य हैं। वहाँ पर पुलिस और सेना जाकर के वहाँ पर हिंदुओं को पीट रही है। तो कैसे ये संबंध ठीक होंगे, और बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालत बनी हुई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा देश भारत है। हिंदुओं को कहीं भी कोई संकट आता है तो उनकी अपेक्षा होती है कि भारत उसमें हस्तक्षेप करे या कुछ कहे। तो वो चिंता लगातार भारत ने जाहिर की है, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, बंद दरवाजे के पीछे और सामने खुलेआम मीडिया के जरिए भी बहुत बातें कही गई हैं। कल ही सेना अध्यक्षों की बातचीत हुई है बांग्लादेश के और भारत के सेना अध्यक्ष की, उसमें भी इस बात को कहा गया कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं, खासकर हिंदू हैं, उन पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं वहां, उन पर रोक लगनी चाहिए।
तो वो बात झुटलाई नहीं जा सकती कि भारत को चिंता है उस बात को लेकर, और लगातार भारत ने ये बात साफ की है। और वहाँ के जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने भी कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटीज को और हिंदू जो वहाँ हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना सहना पड़े, वहाँ बांग्लादेश में उनकी सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। लेकिन उनकी कोशिश का अभी कोई ऐसा असर बड़े स्तर पर वहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस सब के बीच एक सवाल और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है और 2-3 दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हालत है उसको लेकर के उन्होंने उसकी निंदा की थी, उस पर टिप्पणी की थी। न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि उन्होंने कहा था पूरे विश्व में, अमेरिका में जहाँ भी हिंदुओं की इस तरह की स्थिति है, उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं, उसको लेकर के वो आवाज़ उठाएंगे। और जब बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हमने ये देखा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ओर से कोई इस तरह की टिप्पणी भी नहीं आई, न बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के कुछ कहा गया। ऐसे में जो जनवरी से अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे वो इसको लेकर के काफ़ी उनकी चिंताएं हैं। तो क्या कुछ आपको लगता है क्या होगा उसके बाद? बांग्लादेश को लेकर के अमेरिका किसी तरह का दबाव बनाएगा? क्या बांग्लादेश में चुनाव करवाने के लिए दबाव बनाएगा? क्या कुछ होगा? भारत का जो विदेश नीति का तरीका है, मुझे जो समझ है उसके बारे में, वो कोशिश करता है कि किसी तरह की ग्रैंड स्टैंडिंग या पब्लिक कंटेस्टेशन के तरीके से सुलझाना नहीं चाहिए चीज़ों को। बातचीत करके या बंद दरवाजे के पीछे बात करके बातों को सुलझाना चाहिए। और उसके चलते मैं ये कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप, एक तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि पूरा विश्व जानता है कि वो ऐसी बातें कह देते हैं। वो बातें कितना मायने रखती हैं वो अलग बात है। और दूसरा, चुनावी भाषण में सभी लोकतंत्र देशों में चुनावों में बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस बात पर बहुत तवज्जो होगी उनकी जब वो सत्ता में आएंगे। सत्ता के आने के बाद नेताओं को ध्यान रखना होता है कि वो जिससे कुछ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं उनको आसान करें, उनको नेगोशिएशंस में एक्सेप्ट करने को जो भारत चाहता है उनसे, ताकि उनको मुश्किल ना करे। तो इस तरह से तनाव बनाने का तरीका मुझे लगता है अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। और खासकर जब वो मान चुकी हैं कि उनके पुत्र ने कह दिया बार बार कि वो वहाँ की राजनीति से हट चुकी हैं, तो फिर इस तरह से नहीं, वो ठीक है। लेकिन बांग्लादेश पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में चाहे अंतरिम सरकार वहाँ पर है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ पर यह है कि चुनाव करवाए, और चुनावों को लेकर के अभी तक कोई इस तरह का रिएक्शन उनकी ओर से नहीं आया है और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से, किसी बड़े देश की ओर से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारियाँ देने के लिए। और जाते जाते हम दर्शकों को छोड़ जाते हैं दुनिया भर की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर में हुई हिंसक झड़पों को लेकर भारत ने कनाडा सरकार से कानून के मुताबिक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के अपने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त करने के बाद जर्मनी का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया है। शोल्ज ने कहा है कि वे अगले वर्ष की शुरुआत में अपनी सरकार के प्रति विश्वास मत लाएंगे। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी करते हुए हमास के तमाम ठिकानों को तबाह किया है। वहीं आईडीएफ ने लेबनान के बेरूत और बेका घाटी में किए गए हवाई हमलों के कई आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी में गुरुवार को 8 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण आसपास के निवासियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं बीते सोमवार को हुए विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई थी। नाटो महासचिव मार्क रूट ने रूस और उत्तर कोरिया के बीच मजबूत होते संबंधों को न केवल यूरोपीय सुरक्षा के लिए बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि वे इस मुद्दे पर नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत समेत दुनिया भर में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व के तीसरे दिन देश विदेश में व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है, रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की जीत यूरोप के सर्वोत्तम हित में है। उन्होंने कहा है कि यूरोप की सुरक्षा को अमेरिका के हाथों में आउटसोर्स नहीं किया जा सकता।